ठीक। तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? दिस इज मानस कश्यप फ्रॉम द स्टडी पॉइंट एंड आई एम टीचिंग यू फिजिक्स. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रैक्टिकल फिजिक्स प्रैक्टिकल क्लास फर्स्ट ईयर, and that is the measurement of dia of any kind of thin particle by using screw gauge. This is a screw gauge. You can call as a micrometer. It is called as a micrometer. We used to use to measure the dia, the length and the depth. Not depth, the dia of spherical object, the dia of cylindrical object and the length of any small object. हम इसकी सहायता से किसी प्रकार के बेलनाकार आकृति का क्या मेजरमेंट कर सकते हैं, क्या मापन कर सकते हैं? तो उसकी लंबाई और उसका व्यास, एज वेल एज कोई छोटे से दाने अगर हमको प्राप्त हो बहुत कम, जिसे हम नॉर्मल स्केल से नहीं मेजर कर सकते, हम इसकी सहायता से उसके व्यास का भी मापन कर सकते हैं. ये हमारा स्क्रू गेज का एक क्या है, प्रॉपर्टी है जो कि मेजरमेंट के लिए यूज होता है. ठीक है, हमारा जो फिजिक्स फर्स्ट ईयर का जो प्रैक्टिकल बुक में है वो ये है, स्क्रू गेज की सहायता से किसी भी दिए गए इंस्ट्रूमेंट, किसी भी दिए गए आकृति का मापन. फिलहाल आज हम पिन यूज करेंगे, छोटी सी पिन जो नॉर्मली आपको दिखाई नहीं देगी. इसका व्यास मेजर करेंगे कितना होगा, बहुत कम हो सकता है 0.002 0.003 सेंटीमीटर, समथिंग एल्स आए, हम उसको मेजर करेंगे. आप अपने पेन के रिफिल का भी व्यास चेक कर सकते हैं, वह बेलनाकार आकृति है, उसका व्यास स्क्रू गेज की सहायता से चेक कर सकते हैं. तो इनमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, किस स्केल के द्वारा मेजरमेंट करते हैं और क्या होता है, आप बोर्ड पर फिगर के थ्रू देख सकते हैं. प्रॉपर फिगर है, उसका एक टेबल है. पहले वीडियो पॉज करके ये टेबल और ये फिगर बना लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट इसका पोर्शन देखेंगे. स्क्रू गेज में मेन जो होता है, इसका मेन स्केल जो कि मुख्य पैमाना कहलाता है, और दूसरा जिसको हम स्क्रू गेज पैमाना या सर्कुलर स्केल कहते हैं. ठीक है, जो स्क्रू गेज का पैमाना कैसा होता है, सर्कुलर वाला. ये मेन स्केल और स्क्रू गेज की सहायता से ही मेजरमेंट करते हैं. उसके पहले हम अल्पतमांक की काउंट करेंगे. अल्पतमांक क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर में फिजिक्स में पढ़ा भी होगा आप लोगों ने अल्पतमांक के बारे में. अल्पतमांक क्या होता है बताओ, कोई बताओ खड़े होके. नहीं, अल्पतमांक क्या होता है कि किसी भी भौतिक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, किसी भी भौतिक अगर आप मापक यंत्र लिए हो तो उसके द्वारा कम से कम कितने मान का मापन किया जा सकता है, कम से कम कितने मान का मापन किया जा सकता है, वही क्या है, उस भौतिक मापक यंत्र का अल्पतमांक है. लिस्ट काउंट, लिस्ट मतलब कम से कम, काउंट मतलब मापन किया जा सकने वाला. तो वर्नियर कैलिपर्स में भी किया था क्या, कि वह मेन स्केल पर एक खाना किसमें था, 1 mm का, और उसको कितने भाग में बांट दे रहा था, 10 भाग में. तो 1/10 आया था किसमें, mm में. ऐसे ही स्क्रू गेज में आप देखेंगे तो स्क्रू गेज में मेन स्केल पर आप लोग इंस्ट्रूमेंट मिलेगा, अभी चेक कर लीजिएगा. मेन स्केल पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये mm में है. बाकी आप सर्कुलर स्केल जो मैंने बताया अभी, यह 0 से लेकर और कहाँ तक है, दिखाई दे रहा है इसमें प्रॉपर 0 आ रहा है, 0 से लेकर कहाँ तक, 100 तक है. यानी यह मेन स्केल पर 1 mm को सर्कुलर स्केल के 100 भाग में बांट रहा है. इसका मतलब यही ना, जैसा कि वर्नियर कैलिपर्स में किया था कि मेन स्केल के 1 भाग यानी कि 1 mm को 10 भाग में बांट रहा था, वैसे ये क्या कर रहा है, 1 भाग को कितने भाग में, 100 भाग में. तो हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं अल्पतमांक के लिए, क्या लिखते हो, मुख्य पैमाने का 1 भाग और कौन सा, सर्कुलर स्केल यानी कि जो आपका वृत्तीय पैमाना कह सकते हो का, के कुल भागों की संख्या. 1 भाग कितने का है, 1 mm का है, कितने भाग किए जा रहे हैं, 100. कितना हो गया, लिस्ट काउंट 0.2 स्थान किस में आ गया, 3 स्थान ना, 1 2 3 0.20 लग जाएगा mm में. सही है क्या, 0.01 mm.
अगर हमको सेंटीमीटर में ज्ञात करना है तो 0.01 में 10 का और भाग दे देंगे, या कितना हो जाएगा 0.001 सेंटीमीटर, यानी कि दशमलव के 3 स्थान तक सेंटीमीटर में और दशमलव के 2 स्थान तक mm में। आप सोच सकते हो कि आपका जो 6 इंच का स्केल होता है जो आपके पास बॉक्स में मिलता है, उसका एक छोटा सा भाग 1 mm का होता है mm वाले में, सेंटीमीटर वाली लाइन में, और वो उसका 100 भाग कर दे रहा है। 100 भाग एक ऐसी जगह है, एक ऐसा मान है जो आप नग्न आंख से तो नहीं देख सकते, नॉर्मली नहीं देख सकते, वैल्यू काउंट कर सकते हैं इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। समझ में आ गया किस लिए यूज करना है हमको? हमारा प्रैक्टिकल क्या रहेगा, तो जो पिन रहेगा उस पिन का हम क्या ज्ञात करेंगे, व्यास ज्ञात करेंगे। व्यास कैसे, इसका बाहरी जो इसका मेजरमेंट अगर हो जाए, इसमें किसी चीज को फंसा के, जैसे वर्नियर कैलिपर्स में किया था, अगर हम मेजरमेंट कर लें, कुछ मापन आ जाए, वह उसका व्यास ही बताएगा। अगर ये वाला हमको मापना है तो क्या बताएगा, इसकी लंबाई, तो लंबाई तो हम बड़े आराम से स्केल से कर सकते हैं, बट जब व्यास का मापन करना होगा तो हमको किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, किसी ऐसे, पिन नहीं दिख रहा है, पिन दिख रहा है, अभी दिखेगा थोड़ा बहुत, चलो कोई बात नहीं, मैं बस आप लोगों के लिए बना रहा हूं। क्या है कि इसकी लंबाई तो आप स्केल से, वर्नियर कैलिपर से लंबाई ज्ञात कर सकते हो, बट इसकी व्यास की इसके व्यास का जो मान है, जो इसके रेडियस का जो मान है, वह केवल स्क्रू गेज से या फिर उससे छोटी और मापक यंत्र वाले यंत्र से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें त्रुटि कम से कम आएगी। ठीक है, किसी की, अब हम लोग रिफिल का करेंगे, बहुत इजी रहेगा, रिफिल हमको दिखता भी, उसकी वैल्यू प्रॉपर आएगी mm या सेंटीमीटर में। ठीक है, तो जो स्क्रू गेज के पार्ट्स होते हैं वो चित्र में देख सकते हैं आप लोग। ये है एनविल कहते हैं। एनविल आप निहाई समझते हो, जिसमें लोहार पीटता, लोहा निहाई जिस पर लोग रख के काटते पीटते हैं चीजों को, वो एनविल कहलाता है। ठीक है, बेसिकली टेक्निकल वर्ड है ये, उसी का इंग्लिश होता है एनविल। तो इसके क्या करते हैं, इसके आधार पर हम वस्तु को रखते हैं तो क्या बन जाएगा, एनविल। दूसरा स्पिंडल, स्पिंडल मतलब घूमने वाला, जो स्पिंडल करता हो, जिसमें स्पाइनल मोशन होता हो, तो क्या घूमने वाला, तो स्पिंडल होगा, यही क्या करता है, घूमता है। तीसरा है, इसमें एक हार्डन एंड लगे हुए हैं। हार्डन एंड का मतलब ये हुआ कि जो वहां पर अंतिम छोर है, जहां पर हमको वस्तुओं को फंसाना या रखना है, अटैच करवाना है, उसको हम हार्ड कर दिए। हार्ड का मतलब कठोर। कठोर क्यों करेंगे, अगर मान लो बार बार आप क्या करो, इंस्ट्रूमेंट में मेजरमेंट करो, तो क्या होगा, अगर मुलायम लोहा रहेगा तो घिस जाएगा या चपटा हो जाएगा, तो आपके इंस्ट्रूमेंट में एरर आएगा। ये बीच की दूरी कम होगी कि नहीं होगी, बीच की दूरी कम होगी तो कहीं ना कहीं से एरर आने लगा। कौन सा एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, वो फैन चला सकते हो, चला लो, वरना मर जाओगे तुम यहीं पे। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हार्ड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इसमें घिसाई नहीं होती, मतलब ये दबता नहीं है, अपना आकार परिवर्तित नहीं करता, इसलिए इसको कहते हैं हार्ड एंड एंड कर दिया। ये ब्लैक कलर का जो किया गया यही चीज है। ठीक है, उसके बाद ये जिस यू आकृति के फ्रेम में, जिस यू आकृति में है, यह एक मेटल का बना हुआ, धातु लोहे का बना हो सकता है, या फिर कास्ट आयरन का, या फिर सिल्वर का, या कॉपर, किसी भी धातु का बना सकते हैं। यह फ्रेम कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्रेम। ठीक है, अब आते हैं ये मेन पोर्शन। अब इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है, तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका एनविल है, ये वाला पोर्शन कौन है, एनविल, ये वाला पोर्शन आपका स्पिंडल, और ये यू आकृति का फ्रेम। ठीक, यहां पर देखिएगा आप, यहां चूड़ी कटी हुई, थ्रेड्स बने हुए हैं। ठीक है, ये थ्रेड्स क्या है, नट और बोल्ट का मैकेनिज्म है। थ्रेड मैकेनिज्म क्या है, नट और बोल्ट का मैकेनिज्म। अगर इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट रख दें अपना इंस्ट्रूमेंट में, या हम वस्तु रख दें, तो उसको मेजरमेंट करने के लिए हमें टाइट करना पड़ेगा। एक्चुअल मेजरमेंट का मतलब क्या हुआ, उसके अंदर फिक्स हो। तो यह किस मैकेनिज्म से आगे पीछे चल रहा है, तो कहते हैं नट और बोल्ट मैकेनिज्म। इसमें थ्रेडिंग हुई पड़ी, देखिए हम घुमा रहे हैं, नट को क्या करते हैं, बोल्ट को क्या करते हैं, घुमाते हैं, तो घुमाते तो नट आगे चढ़ता है या पीछे उतरता है, बिल्कुल वही मैकेनिज्म यूज किया जाता है। टेक्निकल क्वेश्चन पूछता है कि स्क्रू गेज में किस मैकेनिज्म, किस विधि का प्रयोग करके वह मेजरमेंट करता है, मापन करता है, तो नट एंड बोल्ट मैकेनिज्म। ठीक है, इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में पूछा जाता है ये किस मैकेनिज्म पर काम करता है। अभी मैकेनिज्म के बारे में आपने पढ़ा नहीं है। सेकेंडरी इसका एक तो फर्स्ट पोर्शन, दूसरा क्या है, सेकेंड पोर्शन। फर्स्ट पोर्शन आप किस लिए यूज करोगे, अपने ऑब्जेक्ट को अटैच करवाने के लिए, कि हमारा व्यास मापन या फिर लंबाई का मापन हो। सेकेंड में क्या करोगे, आप उसके मापन का मान देखोगे कितना आ रहा है, तो उसके कुछ पार्ट्स हैं, वो पार्ट्स का यूज भी है। एक है स्लीव्स। स्लीव क्या होता है,
ये शर्ट का जो ये वाला पोर्शन है इसको क्या कहते हैं, स्लीव कहते हैं। वैसे इसका एक स्लीव है जिसकी सहायता से हम मेजरमेंट ले रहे हैं, ठीक है। ये लंबा सा पार्ट है जिसको हम कहते हैं स्लीव, ये वाला मेन स्केल का ये वाला पार्ट, ये वाला, ठीक है, स्लीव कहते हैं। स्लीव में ही अटैच होता है मेन स्केल, जैसा कि आपने देखा होगा 0, 5, 10, ये बीच में जो रहा यहाँ पर ये जो मापन दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है, स्लीव है। स्लीव के अंतर्गत जो मापन वो मेन स्केल कहलाएगा, जिसे हम कहते हैं मुख्य पैमाना, ठीक है। अब जो स्पिंडल घूम रहा है वह किससे अटैच्ड है, डायरेक्टली टिम्बल से, ठीक है। थिम्बल, टिम्बल नहीं, थिम्बल इंग्लिश नाम है। स्पिंडल की साथ कौन घूम रहा है, थिम्बल। तो थिम्बल पर क्या अटैच्ड है, सर्कुलर स्केल। तो सर्कुलर स्केल आपके इस पोर्शन थिम्बल पे है और स्लीव पे कौन है, मेन स्केल। तो मेन स्केल स्लीव स्थिर अवस्था में है और सर्कुलर स्केल क्या करे, स्पिंडल के साथ घूम रहा है। तो यह भी एक प्रश्न उठता है कि वर्नियर स्क्रू गेज में मेन स्केल यानी कि मुख्य पैमाने और सर्कुलर पैमाने में कौन स्थिर होता है और कौन घूमता है। तो याद रखिएगा, सर्कुलर मतलब जो घूम रहा है और मेन स्केल क्या रहेगा, स्थिर अवस्था में। एज वेल एज वर्नियर कैलिपर्स में भी क्या था, आपका वर्नियर पैमाना स्लाइड कर रहा था और मेन स्केल कैसा था, स्थिर अवस्था में, ठीक ना। ये चीज जरूर ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है और ये आपके प्रैक्टिकल में पूछा जा सकता है, बहुत दूर की बात नहीं, आपके प्रैक्टिकल में पूछा जाता है, क्योंकि शुरू में आप 2 ही 3 प्रैक्टिकल कर पाएंगे तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो प्रैक्टिकल से, और आपने एरर पढ़ रखा है तो वहां से भी है। यहां पर ये जो किया गया, अभी कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे जहां पर यहाँ पर नर्लिंग होती है ताकि पकड़ के आप घुमा सकें। अभी हम फ्रेम पकड़ के घुमा रहे हैं और पकड़ के घुमाने के साथ यहाँ पर एक प्रोसेस, अभी तो यहाँ प्लेन है, सरफेस प्लेन है, बट यहाँ पर नर्लिंग की जाती है। नर्लिंग समझ रहे हो, साइकिल के हैंडल पर लाइनिंग बनाई रहती है, मोटरसाइकिल के हैंडल पर रोए निकले रहते हैं, कार के हैंडल पे एक अलग लाइनिंग रहती है। क्यों करते हैं ऐसा, क्यों करते हैं, ग्रिपिंग अच्छी हो, ठीक है। उसके लिए हम एक प्रोसेस फॉलो करते हैं जिससे हम नर्लिंग कहते हैं। उसमें क्या करते हैं, क्रॉस क्रॉस काट देते हैं। कई सारे इंस्ट्रूमेंट देखे होंगे आपने, कई रिंच विंच होते हैं जिसमें बहुत अच्छे, अगर कंपनी का रिंच है तो उसमें नर्लिंग किया हुआ रहता है, उससे आपकी ग्रिपिंग अच्छी रहती है। अगर ये प्लेन रहेगा तो आपका हाथ फिसल भी सकता है, तो मेजरमेंट में एरर आएगा, बट नर्लिंग रहेगी तो आपका हाथ ग्रिपिंग अच्छा होगा, बस इसीलिए करते हैं। एक प्रोसेस है, अगर आप टेक्निकल में जाओगे इंजीनियरिंग में या डिप्लोमा में तो आपको नर्लिंग प्रोसेस करने को भी मिलेगा और देखने को भी मिलेगा। उसके बाद है रैटचिट। रैटचिट क्या है, जो लास्ट में देख रहे हो, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है अपने प्रैक्टिकल में। ये लास्ट में जो पोर्शन ब्लैक कलर का दिख रहा है, इसको हम पकड़े घुमा रहे हैं। अब इसका अटैचमेंट किसके साथ है, इसका अटैचमेंट किसके साथ है, टिम्बर के साथ। टिम्बर का टिम्बल, थिम्बल, और थिम्बल का किसके साथ है, स्पिंडल के साथ। अब क्या हो रहा है, जब हम रैटचिट घुमा रहे हैं तो पूरा हमारा सर्कुलर स्केल और पूरा हमारा स्पिंडल घूम रहा है और वो नट बोल्ट मैकेनिज्म से क्या हो रहा है, आगे और पीछे जा रहा है। अगर हमको अपना इंस्ट्रूमेंट, अपना ऑब्जेक्ट रखना है, इसके रख दो और इसको टाइट करो, रैटचिट से टाइट करेंगे तो जाके पूरी तरह कस लेगा। और कब तक टाइट करना है, जब तक रैटचिट आपको एक चिट की आवाज़ ना सुनाई दे। अगर हम 0-0 पर देखना चाहेंगे तो आपको बहुत सलीके से चिट की आवाज़ सुनाई देगी, जो कि आप सुन सकते हैं, ठीक है। 1 या 2 बार बस, मैक्सिमम 2 बार हो सकता है, मिनिमम कम से कम 1 बार आवाज़ आनी चाहिए। फिर से सुनिएगा, ठीक है, इस तरह आप सुन सकते हैं। अगर 1 बार आवाज़ आती है तो वह रैटचिट के द्वारा कंप्लीट हो गया, वह लॉक हो गया। अब आपको सीधा केवल मेजरमेंट देखना है। मेन हमारा काम रहेगा मेजरमेंट कैसे देखना है। तो पहले हम 1 बार कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे फंसाना है, इसमें कैसे अटैच करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा काम रहेगा टेबल में कैसे डेटा भरना है, ठीक है। तो हमारे द्वारा एक पिन दिया गया, इसका हम व्यास करेंगे किसकी सहायता से, तो स्क्रू गेज की सहायता से। इसमें हम पिन फंसाएंगे, पिन फंसाने के साथ हम रैटचिट का आवाज सुनेंगे। कितनी बार, 1 बार, बहुत हल्के हाथ से, ओके। अब ये जो हो गया, ऑब्जेक्ट हमारा अटैच्ड हो गया, बस इसी पर हम अपने मेजरमेंट को लेंगे। उसके लिए हम रैटचिट को हाथ नहीं लगाएंगे, इसको पकड़ लेंगे, फ्रेम को, क्योंकि रैटचिट का हाथ लगाएंगे तो आपके फोर्स से और ढीला या टाइट हो सकता है, जिससे वह ऑब्जेक्ट के मेजरमेंट में एरर आएगा। जैसे आप रैटचिट टाइट कर रहे हो वैसे ही तुरंत उसको छोड़ दो और किसको पकड़ लो, फ्रेम को। और फ्रेम की सहायता से मेन स्केल और इसके सर्कुलर स्केल को देखकर आप क्या करो, मेजरमेंट ले लो, ठीक है। इसके लिए टेबल दिए गए, बंद करो ऊपर वाला। स्क्रू गेज में
जो मेन था मुख्य पैमाना और सर्कुलर पैमाना, जिसमें हम ये जो फ्रेम के बीच में एनविल्स और स्पिंडल दी हुई इसके बीच में अपना ऑब्जेक्ट हम फिट करते हैं और रिजेट से क्या करते हैं, टाइट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अगर हमें यह पिन मिला है या पिन मिला है तो पिन को हम क्या करेंगे, इसमें अटैच करेंगे और रिचेट की एक आवाज को सुन लेंगे। ठीक है, ये लॉक हो गया। मेरा मेन काम रहेगा कि पैमाना कैसे देखना है। उसके पहले हम शून्यांक त्रुटि की गणना करेंगे, फिर पैमाने को देखेंगे। इसमें एक चीज छूटा हुआ था, क्या, ये स्लीव खोखलाकार बेलन जो फ्रेम से अटैच रहता है, जो कि स्थिर अवस्था में रहता है, जिसमें मेन स्केल जुड़ा हुआ रहता है, और उसके बाद थिम्बल जो कि उस पर एक सर्कुलर, वह भी खोखला रहता है, एक दूसरे के अंदर क्या रहते हैं, फिट किए रहते हैं। एक फिक्स है और दूसरा उसके ऊपर क्या कर रहा है, घूम रहा है, जिसमें सर्कुलर स्केल लगा हुआ है। जब हम स्क्रू गेज के सर्कुलर पैमाने को एक बार घुमाते हैं, जब हम स्क्रू गेज के सर्कुलर पैमाने के एक बार को घुमाते हैं तो मेन स्केल को 1 mm मेजर कर लेता है। ठीक है, 1 mm क्या कर लेता है, मेजर कर लेता है। हम अभी 0 0 लॉक किया है, इसको एक बार घुमाएं, फिर से 0 पर लाते हैं तो हम देखेंगे कि इसने 1 mm क्या किया, काउंट कर लिया। अगर एक बार और घुमाएंगे तो यह हमें दूसरे mm की लाइन पूरी पूरी दिखने लगेगी। दूसरे mm की लाइन क्या करेगी, पूरी पूरी दिखने लगेगी। इस प्रकार से यह 1 mm के 100 भागों को बांट रहा है, तो अल्पतमांक कितना निकला, 0.01 mm मिलीमीटर, या 10 से भाग देंगे 0.001 सेंटीमीटर। यह काम हम लोगों ने कर लिया। अब हम शून्यांक त्रुटि, एरर क्या होता है, त्रुटि क्या होती है, तो हमारा जो यथार्थ मापन है और जो हमने प्रैक्टिकली परफॉर्म करके मेजरमेंट लाया है, उसमें अगर कुछ अंतर आने लगा तो वह किस में काउंट किया जाएगा, त्रुटि में। शून्यांक त्रुटि का क्या मतलब है कि जो हमारा मेजरमेंट 0 0 के डिफरेंट आने लगा, यानी कि इससे ना होके वैल्यू कुछ और आने लगी, वह कितना अधिक और कितना कम आ रहा है, वही क्या होगा, शून्यांक त्रुटि। ठीक है, अब शून्यांक त्रुटि कितना आ रहा है उसको देखना है, तो पहले हम मुख्य पैमाने का पाठ्यांक पढ़ेंगे। कब, पहले हम रिचेट को टाइट करेंगे, रिचेट को क्या करेंगे, टाइट। फिर देखेंगे क्या सर्कुलर पैमाने का शून्य मुख्य पैमाने के शून्य वाली लाइन से मैच कर रहा है क्या। अगर सर्कुलर पैमाने का शून्य मुख्य पैमाने के शून्य वाली लाइन, यानी कि इस लाइन को अगर अटैच नहीं कर रहा, यानी कि ये कहने का मतलब यहां पर क्या आना चाहिए, 0। यहां पर कितना आना चाहिए, 0। अगर ऐसा आ रहा है तो शून्यांक त्रुटि की आवश्यकता नहीं है। परंतु अगर ऐसा नहीं आ रहा, शून्य यहां चला गया, यहां पर क्या आ गया, 10 आ गया है, या अज्यूम कर लेते हैं कितना आ गया है, 5 आ गया है, तो ये क्या बताने लगेगा, 5 खाने का एरर, और वह 5 खाने को क्या कर ले रहा है, अधिक माप ले रहा है। अधिक मापेगा तो हम क्या करेंगे, एरर बताएगा, हमारा जो आंसर रहेगा उसमें भी क्या रहेगा, एरर रहेगा। साइलेंट, कितना बात कर रहे हो, कितना आएगा, एरर आएगा, कितने का, 5 खानों के प्लस का। हम क्या करेंगे, उसके मान को निकाल लेंगे और अपने जो अंतिम मापन आएगा उसमें क्या करेंगे, घटा देंगे। तो मान लेते हैं, चलो अज्यूम कर लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट को भी देखेंगे कि कहीं पर 0 खाना आया, 0 खाने का मुख्य पैमाने पर आया, लेकिन 10 खाने का शीर्ष पैमाने पर क्या आने लगा, एरर आने लगा। ये 0 और ये कितना, 10। तो ये बताओ पाठ्यांक है, इसका मान क्या होगा, मान होगा 10 गुणे 0.01, यानी कि 0 कितना कितना 1 किसमें, mm। इतना खाना एक्स्ट्रा मापने के कारण क्या हुआ, 0.1 mm का क्या आने लगा, एरर आने लगा। ठीक है, अगर मुख्य पैमाने का 1 है और वर्नियर में कौन सा, सॉरी, हमारा सर्कुलर पैमाने पर कितना खाना, 2 खाने का अगर एरर आने लगा, ज्यादा हो गया, तो इसका मान कितना होगा, 10 गुणे 2, सॉरी 2 गुणे 0.01, ये हो जाएगा 0.02 mm। मतलब इतने की अधिकता होने लगी या कमी होने लगी। अभी फिलहाल यहाँ पर अधिक माप रहा है तो अधिकता होगी। हम क्या करेंगे, जो हमारा पूर्ण पाठ्यांक आएगा उसके एवरेज वैल्यू में इतना माइनस कर देंगे,
या फिर इतना आएगा तो इतना माइनस कर देंगे। अब हम देखते हैं हमारे दिए गए इंस्ट्रूमेंट में कितने का एरर आ रहा है। तो हमने चेक भी किया है और फिलहाल इसमें एरर अभी भी कितना है, 0 है। इसमें 0 की लाइन 0 से मैच कर रही है। आप देख सकते हैं 0 की लाइन 0 से मैच कर रही है दिए गए इंस्ट्रूमेंट में। अगर एक खाना भी है तो उसे इग्नोर कर देंगे, क्योंकि एरर जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो कठिन हो जाएगा। अभी फिलहाल 0 की लाइन 0 से मैच कर रही है, तो हमारे इसमें कोई एरर नहीं है। मैंने निकालने का तरीका बता दिया। अब हम आते हैं कि स्क्रू गेज की सहायता से मापन कैसे करेंगे। तो हम एक्चुअली पिन को देखते हैं। पिन को क्या किया हम पहले अटैच करेंगे, ये मैंने बता दिया कैसे अटैच करना है। और अटैच करने के बाद रिचेट को टाइट करेंगे। ठीक है, एक बार रिचेट ने आवाज कर दिया है। फ्रेम को पकड़ लेंगे। फ्रेम को पकड़ने के बाद हम क्या करेंगे, मेजरमेंट लेंगे। यहां पर देखेंगे ध्यान से कि हमें पहली लाइन नहीं दिख रही है, केवल 0 दिख रहा है। ठीक है, केवल 0 दिख रहा है। तो 0 दिखेगा तो मुख्य पैमाने पर कितना दिखाया गया, 0। अब हम देखेंगे हमारा सर्कुलर पैमाना, शीर्ष पैमाना कितना हुआ। तो शीर्ष पैमाने पर हम देखेंगे तो ये दिखा रहा है 93, 93। इस पर जो पैमाना दिखा रहा है कितना, 93। तो हम यहां क्या करेंगे, चिन्ह कौन सा रह रहा है, 93। उसका मान कैसे आएगा, जो हमारा मुख्य पैमाने के कारण जो हमारा सर्कुलर पैमाने पर मान आया वो कितना खाना था, 93। हमको अगर मान निकालना है तो चिन्हों की संख्या से किसका गुणा कर देते हैं, अल्पतमांक से। जो मान होता है चिन्हों की संख्या का किससे गुणा करेंगे, अल्पतमांक से, लिस्ट काउंट से। तो 93 इंटू 0.01 मान कितना आएगा, 0.93 किसमें, mm। ये आपने क्या निकाल दिया, इसका व्यास। हमारे लिए पूर्ण पाठ्यांक पूछ रहा है, तो 0 प्लस 0.93 कितना आया, पूर्ण पाठ्यांक का मतलब क्या हुआ, जो मुख्य पैमाने का पाठ्यांक। अगर आपने वर्नियर कैलिपर्स परफॉर्म किया है तो आसान है आपके लिए टेबल भरना। पूर्ण पाठ्यांक का मान क्या होगा, मुख्य पैमाने के पाठ्यांक का मान प्लस शीर्ष पैमाने की सर्कुलर पैमाने के पाठ्यांक का मान का योगफल। ज्यादा समझ में आ रहा होगा। एरर हमारा कितना आया, 0। तो वैल्यू एक्चुअल कितनी आई, अगर एरर रहता तो हम क्या कर देते, उसको घटा देते। तो वैसे कितना आया, अगर ये 0 है तो हमको आगे कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, 0.93 mm। इसी तरीके से हम 3 बार परफॉर्म करेंगे, खानों की संख्या देखेंगे। अगर पहली बार मेजरमेंट करने में सेम ऑब्जेक्ट में मुख्य पैमाना जितना रहेगा वह नहीं बदलना चाहिए। क्या बदल सकता है, खानों की संख्या, क्योंकि हम ह्यूमन हैं, ह्यूमन से एरर हो सकता है। तो एरर केवल इसमें आना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, मान में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होगा। और फिर हम उसको क्या करेंगे, जोड़कर एवरेज निकाल देंगे, जिसके द्वारा हमारा क्या हो जाएगा, पैमाने का मेजरमेंट हो जाएगा। कौन आएगा इसको परफॉर्म करने, एक प्रैक्टिकल कौन आएगा, चलो यादव जाओ, आ जाओ रविंदर। पिन को अटैच करिए और मेजरमेंट करके हमको खानों की संख्या बताइए, सामने आके बताइए। एक बार प्रैक्टिकल परफॉर्म किया गया, 93 नंबर्स मिला। सेकेंड प्रैक्टिकल स्टूडेंट से परफॉर्म किया, 85 मिला। कोई और मेजरमेंट बताओगे पिन के लिए, पिन है, पिन है, चेक करके बताओ। तब तक कैलकुलेट करते हैं। 85 गुणे 0.01 कितना हो गया, 0.85। ये हो गया शीर्ष पैमाने का मान। हम क्या करेंगे, मुख्य पैमाना और शीर्ष पैमाने को जोड़ देंगे, कितना आया, 0.85 mm। नेक्स्ट कितना है बाबू, मुख्य पैमाना 0 आया, इसको कितना लेके चल रहे हो, 83। ये 83 इंटू 0.01 सब रिकॉर्ड हो रहा है, आवाज तुम लोग हल्ला कर रहे हो। 0.83, 0 प्लस 0.83 कितना हो गया,
0.83 mm। अगर हमको यथार्थ मापन करना है तो सभी में एरर 0 है, ये तो प्रैक्टिकल के लिए हमने ले लिया था। वैसे 0 है तो पूर्ण पाठ्यांक 0, हमारे इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं है, सब 0 हो जाएगा। अगर एरर आता है तो क्या करेंगे, पूर्ण पाठ्यांक में से क्या करेंगे, एरर माइनस कर देंगे, यथार्थ व्यास आ जाएगा। वैसे यथार्थ व्यास लिखना है तो -0, 0.93 mm, 0.985 -0 क्या होगा, 0.85 mm, 0.83 -0, 0.83 mm। ये हमने डाया 1 कैलकुलेट की, ये डाया 2 कैलकुलेट की और ये डाया 3। अगर हमको एवरेज डाया लेना है यानी कि व्यास, औसत व्यास कितना है, तो D1 प्लस D2 प्लस D3/3। वैल्यू बताओ बाबू, ऐड करो, 3 से डिवाइड करो, जल्दी से आंसर बताओ। 71 कि 61, डिवाइड करो, डिवाइड करो जल्दी, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, कितना, 9 की 8, 87 किसमें, ये आपका डाया आ गया। उस पिन का डाया कितना था, 0.87 mm, जो कि 1 mm से भी क्या है, कम है, ठीक है, जिसका मेजरमेंट हम लोगों ने किससे किया, स्क्रू गेज से परफॉर्म किया, ठीक है। अब आप इस डेटा को वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। इसके हमने एवरेज डाया को क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया है, प्रॉपर फिगर, टेबल और डेटा के साथ आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए मिल गया। थैंक यू सो मच।